बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स जो कि न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में याद रखें कि जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के आंसर हैं उनकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इंतहाई इजी वर्डिंग में दिए हुए हैं। डिफरेंट सोर्सेज यूज किए हैं, कुछ मैंने अपने माइंड से लिखे हैं, अपने पास से लिखे हैं उनके आंसर्स है। तो कोशिश की है कि जितना इजी आंसर आपको दिया जा सके। तो अपने कमेंट्स के जरिए से मुझे बताना है कि क्या मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ हूं या नहीं। तो बहुत सारा मतलब थोड़ा सा टाइम जाया करने के बाद अब हम अपने इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। When will you say that a force is conservative? Give two condition। कब आप कहेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है? आपने दो कंडीशंस उसकी बतानी है। अब याद रखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में आपने टू कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है, चैप्टर के अंदर, कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है कि जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड कंडीशन क्या थी? वर्क डन इन अ क्लोज पाथ और क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, कि क्लोज्ड लूप के अंदर वर्क जो होता है वो जीरो होता है। वही दो कंडीशन आपने इसमें लिखनी है। तो थोड़ा सा ना उनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अच्छा देखिए, अगर आपने जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, तो आपके पास देखिए तीन रास्ते हैं। एक तो पाथ वन ये वाला है, पाथ वन ये वाला है। एक आपके पास पाथ टू ये वाला है, पहुंचना बी तक है, ए से पहुंचना बी तक है। एक आपके पास ये वाला है, पाथ थ्री। तो आपके पास तीन पाथ आ गए, ये वाला और ये वाला। अब आप इन तीनों बात से बी तक जा सकते हो। अगर आपको कोई कहे कि यहां पर वर्क ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स है, उसके अंदर पाथ वन का जो वर्क आएगा वही पाथ टू का आएगा, वही पाथ थ्री का आएगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, कि बॉडी कहां से चला, कहां पे पहुंचा, कौन से रास्ते से गया, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर सेम आएंगे, चाहे वन से जाए, चाहे टू से जाए, चाहे थ्री से जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं कि द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो, कि अगर आप पॉइंट ए से चले हैं, ठीक है, और यहां से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और दोबारा उसी पॉइंट ए के ऊपर आ गए, तो आपने क्या किया? एक क्लोज्ड पाथ कवर किया। अब क्लोज पाथ के अंदर अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उसके अंदर क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क होता है ना वो जीरो होता है। क्लोज पाथ मतलब क्या? कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एनी क्लोज पाथ एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। नेट वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? जीरो का। अब इसकी एग्जांपल में देखने क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर टू, हम छोटे बोर्ड में देखते हैं क्योंकि उसकी छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम इसी के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या कहता है? अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम। अच्छा देखिए कि उसने कंडीशन दे दिया है कि एक जो लाइट बॉडी है और हैवी बॉडी है, एक जो छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी है, उनका जो मोमेंटम है ना वो सेम है। ये उसने कंडीशन दी थी, सेम लीनियर मोमेंटम। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इसमें उसने कहा हुआ है कि लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो आपको फिर इसमें मोमेंटम वाली टर्म इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। और मोमेंटम आपके पास क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। और अगर हम पी स्क्वेयर कर दें तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। अब यहां पे देखिए एम वी स्क्वेयर तो है, मतलब वी स्क्वेयर तो है बट एम स्क्वेयर नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2m इंटू ये आ जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने m से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वेयर बन गया, m से डिवाइड किया तो ये 2m बन गया। m से मल्टीप्लाई किया तो ये m स्क्वेयर बन गया और नीचे m से डिवाइड किया तो ये m एक इधर आ गया।
तो ये बन गया हाफ 1/2 m और यहां पे बन गया ऊपर m²v²। तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। ऐसा हमने क्यों किया है? ये काम करने के लिए m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब m²v² क्या होता है? ये तो आपके पास p² होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे p² डिवाइडेड बाई 2m और यहां पे आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ना मोमेंटम की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया m p² / 2m। अच्छा, अगर यहां से आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि मैसेज लाइट मैस एंड हैवी बॉडी की बात हो रही है, तो वो इनवर्सली पोर्शन है m के। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली पोर्शन किसकी है? m के है। अच्छा, अब यहां पर देखें जो मोमेंटम है वो तो दोनों का सेम है, तो मोमेंटम की तो बात छोड़ ही दो। मोमेंटम से तो हम बता ही नहीं सकते कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैस से हम बता सकते हैं जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो लाइट बॉडी का जो मैस है वो कम है लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो अ हैवी मैस विल हैव स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू अ लाइटर मैस ऑफ सेम मोमेंटम। हैवी मैस की काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर होगी, क्यों? क्योंकि मैस ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी और मैस क्या है? ये दोनों इनवर्सली पोर्शन है। इसमें क्या, कब? जब मोमेंटम आपके पास क्या हो? लीनियर मोमेंटम सेम हो। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप्स हो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको एहतियात से उठाता हूं, मैंने कहा नीचे वाला मिट ना जाए बेचारा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ मोटरसाइकिल इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल? कहता है कि एक मोटरसाइकिल है, इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक मोटरसाइकिल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल? क्या मोटरसाइकिल के ऊपर कोई वर्क होगा? ठीक है, तो भाई मोटरसाइकिल के ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। यहां पे एक और बात कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आगे ये भी था कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये भी इसमें साथ में इसमें शामिल था। तो देखिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एक मोटरसाइकिल, उस पे जो है वो वर्क कितना होगा मोटरसाइकिल के ऊपर? इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, यहां पर ना इसके 2 आंसर्स बनते हैं। एक आंसर इसका बनता है वर्क के फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्क का फार्मूला था वो आपके पास क्या था? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब इस वर्क के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स यहां पर उसने कंडीशन दे दी कि इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अगर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ये तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो, अगर फोर्स जीरो हो जाएगी तो फिर वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक तो आंसर आप इस वर्क के फार्मूला के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एक फार्मूला, एक आप आंसर दे सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो आपके पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल में जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आंसर आप दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब वो किस तरह से? यहां पर देखिए कि कहता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो इसका मतलब है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो फिर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कांस्टेंट रहेगी तो गौर से देखना है। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? W इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंस द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मोटरसाइकिल क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर वर्क आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। Therefore the net work done on the motorcycle is zero। क्यों? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो फिर वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या था? W इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है तो W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसका क्या था? आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। A force acts on a ball moving with 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड bring its speed to 6 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स है, एक कोई भी बॉल है, वो 14 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उस पर क्या लगती है? एक फोर्स एक्ट करती है। बाद में एंड पे बताएंगे कौन सी फोर्स होगी वो। उस पर एक फोर्स लगती है जो उसकी स्पीड को कम कर देती है। स्पीड को कम कितना करती है? 14 से 6 मीटर पर सेकंड कर देती है। कितना? यानी बहुत ज्यादा कम कर देती है।
हैज द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क? उस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क किया, ये आपने बताना है। एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो चीज देख लेते हैं। पहले देखें जो इसने कंडीशन दी है, द फोर्स हैज डन नेगेटिव वर्क, ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। लेकिन कैसे नेगेटिव वर्क है वो आप एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। पहली इस लाइन से आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको सिर्फ इस लाइन से मिल जाएगा, द फोर्स हैज डन नेगेटिव वर्क। इनिशियल स्पीड कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड है। फाइनल स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि सिंस स्पीड डिक्रीज, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो क्या था, W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब वो क्या था, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में। अब यहां पे देखें, हेयर यहां से थोड़ा सा मिटा हुआ है ये, हेयर वी एफ लेस देन वी आई, जो फाइनल वेलोसिटी है यानी 6 मीटर पर सेकंड, वो इनिशियल वेलोसिटी यानी 14 मीटर पर सेकंड से कम है। तो अगर ये कम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, कैसे नेगेटिव आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी एफ स्क्वायर मान ले आ जाता है 10 और वी आई स्क्वायर आ जाता है 30, ठीक है, वी एफ स्क्वायर आ जाता है 10, वी आई स्क्वायर आ जाता है 30 फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे पास 10 माइनस 30 क्या होगा, वो तो माइनस 20 होगा। तो आंसर नेगेटिव में नहीं आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है वो कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इस वजह से वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वी एफ लेस देन वी आई है। अच्छा, इससे इस अब हम देखिए ये फोर्स कौन सी है। दिस मीन द फोर्स एक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर बॉडी इस तरफ जा रहा है तो उस पर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, इस वजह से उसकी स्पीड कम हुई है। अच्छा, अब जो फोर्स स्पीड को कम कर रही है वो दो किस्म की हो सकती है, या तो वो फ्रिक्शन फोर्स होगी या वो एयर रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, लाइक फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो ये हो सकते हैं दो फोर्सेस हो कि जो उस पर एक्ट की हो तो उसकी स्पीड 14 से 6 मीटर पर सेकंड कर दी है। ओके हो गया। तो होप्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, ये था समझ आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग कार, हाउ इज दिस पॉसिबल? हमने तो पढ़ा था कि जो चीज जितनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन ये कहता है कि अगर एक ट्रक है वो स्लो मूव कर रहा है और एक कार है जो तेज मूव कर रही है, लेकिन फिर भी ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग कार, तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मैस एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी मैस पे भी डिपेंड करती है। तो इस वजह से यहां पर देखिए ट्रक का जो है ना वो मैस ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट मूविंग कार से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों पे डिपेंड करती है, मैस और स्पीड पे। Kinetic energy is given by kinetic energy is equal to half m square. A truck has a very large mass compared to a car. ठीक है, कार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इसका मैस है। Even if the truck moves slowly, ठीक है, its large mass can make its kinetic energy greater than that of a fast moving but light car. ठीक है, तो large mass की वजह से इसकी जो kinetic energy है वो फास्ट मूविंग कार से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ना एक एग्जांपल भी आपने लाजमी देनी है क्योंकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते तो इतना आंसर बड़ा था जितना मैंने, बहुत है यानी जितना मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है तो आपको इस साथ में एग्जांपल भी देनी पड़ेगी, अपने पास या आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। हमने क्या किया कि कार का मैस ले लिया 1000 kg अपने पास से, और मैंने कहा कि वीसी मतलब कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, अपने पास से मैंने लिए, ठीक है। इसी तरह ट्रक का जो मैस है वो मैंने 5000 kg ले लिया, और जो ट्रक की स्पीड है वो मैंने 10 मीटर पर सेकंड ले ली। अब देखिए मैस ट्रक का 5000 है, कार का 1000 है, ट्रक की स्पीड जो है 10 मीटर है पर सेकंड है, और कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कार जो है वो तेज चल रही है, डबल स्पीड के साथ चल रही है। काइनेटिक एनर्जी कार की, काइनेटिक एनर्जी ट्रक की आपने फाइंड करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। तो पहले कार के लिए देखते हैं, 1/2 एम की जगह मैस ऑफ कार, यहां पर ना आप बेशक ऊपर लिख भी लें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। कार के लिए कार है तो कार का मैस कितना 1000, उसकी स्पीड कितनी 20। अब इसको आप जुबान भी सॉल्व कर सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 500, 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 होता है। तो 500 20 का स्क्वायर जो होता है ना वो 400 होता है, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो अब 5 4 20 और साथ में ये 4 0 लगा दे,
5 4 20, साथ में 4 0 लगाते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कार की काइनेटिक एनर्जी है 2 लाख जूल, 2 लाख जूल। अब ट्रक की देखते हैं, ट्रक का क्या है, हाफ मैस की जगह आप क्या पुट करोगे, 5000, क्योंकि ट्रक का मैस मैंने कितना लिया, 5000। स्पीड कितनी लिया, 10 ली है। अब फिर से 10 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर तो यहां पे 100 हो जाएगा। 5000 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, 5000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 2500। 5000 को भाई 2 से डिवाइड करो तो 2500 आता है ना, तो 2500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2,50,000। यानी कि यहां पर आप देखें कि कार भले यहां पर डबल स्पीड से चल रही थी, लेकिन उसका मैस कितना था, 1000। यहां पर जो है वो ट्रक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बट उसका मैस 5 गुना बड़ा है कार से। तो जब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालेगी, स्लो मूविंग ट्रक और फास्ट मूविंग कार की, तो ट्रक की देखिए काइनेटिक एनर्जी 2,50,000 आई है और कार की काइनेटिक एनर्जी 2 लाख आई है। इसका मतलब है ट्रक की काइनेटिक एनर्जी इस केस में ज्यादा है। तो यस, इट इज पॉसिबल दैट स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग कार। स्लो ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट कार, ठीक है। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई देखते हैं, याद रखिए कि नॉन कंजर्वेटिव अगर आपके पास फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसमें जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और क्लोज लूप के अंदर जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होता, ठीक है। एक तो ये इसकी दो रीजन है। तो अब सबसे पहली रीजन इसकी देखें, इट इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ डिपेंडेंट। द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन, नॉट जस्ट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या था कि वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क जो है वो लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ ऑफ पाथ है, कितना पाथ बड़ा ज्यादा आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन है एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी भी डिसिपेट होगी कैसे, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, हीट एंड साउंड में, विच कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो आपका वर्क है वो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप कंप्लीटली रिकवर्ड नहीं कर सकते एज मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है एनर्जी इसमें डिसिपेटेड होती है, किसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन इन अ क्लोज लूप जीरो होता है, बट यहां पर जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ क्लोज पाथ एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉट जीरो। कुछ ना कुछ वर्क होगा और वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा, अनलाइक कंजर्वेटिव फोर्स वेयर इट इज जीरो, ठीक है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में होता है जीरो होता है, इसी तरह जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें जीरो नहीं होगा, बल्कि नॉन जीरो होगा क्लोज लूप के अंदर वर्क डन। ओके हो गया। तो बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपने बता देना है कि ये पाथ डिपेंडेंट इसमें आएगा, और वर्क डन इन अ क्लोज लूप जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। एनर्जी डिसिपेट होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये तीन काम उसमें हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। वो हमने छोटे से बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या विंड के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई बिल्कुल होती है। विंड में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, और एयर पार्टिकल्स आपको पता है काफी स्पीड से मूव करते हैं, और अगर एयर पार्टिकल स्पीड से मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और उनकी इस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज भी कर सकते हैं। अरे भाई कहाँ यूज कर सकते हैं, हम देखो विंड टरबाइन नहीं चलाते। अब देखिए विंड टरबाइन किससे चलती है, हवा से, एयर से। अब उसमें क्या होता है कि जब एयर, जाहिर सी बात है जब एयर स्पीड में चल रही होती है तो विंड टरबाइन क्या करती है, घूमती है, तो फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस एनर्जी को हम यानी यूज भी कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, एंड सिंस द एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of wind is used to turn the wind turbine, which convert the kinetic energy of the wind into electrical energy. Wind turbines क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है, ये 8 नहीं है बल्कि ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यानी इस एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।